अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस। ये फिजिक्स है। ओके, तो इसका आपको मोशन का ऑलरेडी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा, इसमें VBI जो है VBI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, तो आपको इसको पूरी तरह से कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पर क्वेश्चन, ठीक है। ये बल तथा गति के नियम, यानी बल और गति के क्या क्या नियम है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि बल का मात्रक क्या होता है। हम सब जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो ये वही चीज़ ना, बोला बल का मात्रक न्यूटन, फिर बोला न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का ही होगा, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है जड़त्व का गुण क्या है, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जड़त्व का गुण होता है क्या है। तो जैसे यहाँ पे बोला प्रत्येक वस्तु में होता है, या किसी वस्तु में होता है, या किसी भी वस्तु में नहीं होता है, या किसी वस्तु में होता भी है या नहीं होता है। तो यहाँ पे जड़त्व का गुण जो है ये प्रत्येक वस्तु में होता है, यानी ए नंबर आंसर हमारा सही होगा। अब इसका 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक होता है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जड़त्व किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा जड़त्व जो जितना भारी होगा उसमें उतना ही क्या होगा, जड़त्व ज़्यादा लगेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे साइकिल हो गया, कार हो गया, बस हो गया, रेलगाड़ी, तो ये तीनों चारों में से सबसे ज़्यादा भारी जो है वो रेलगाड़ी की है, तो उसी पर जड़त्व सबसे ज़्यादा लगेगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर पर। इसमें बोला है जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम अवस्था बनाए रखता है, अपने विराम अवस्था को बनाए रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। मतलब वो खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, बैठा है तो बैठा रहेगा, दौड़ रहा है तो दौड़ते रहेगा, मतलब अपनी अवस्था नहीं बदलता है जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो वही चीज़ बोला है, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम अवस्था में बनाए रखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व। ओके, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, या गुण क्या कहलाता है, वही है क्या, जड़त्व। कैसे, मान के चले कि अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, अगर रुकी हुई है तो ये अपने से थोड़ा ना जाएगा, नहीं जाएगा। अगर हम पीछे से इसको धक्का नहीं देंगे तो ये चलेगा नहीं, मतलब ये अपने का क्या करता है, विरोध करता है, मतलब अवस्था को बदलने के लिए विरोध करता है, तो वो क्या है, जड़त्व है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम से। ओके, अब इसका 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, बोले क्या है कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप मतलब किससे मापते हैं, तो जड़त्व ना द्रव्यमान से यानी केजी से मापा जाता है किसी भी वस्तु का, ठीक है, जड़त्व। ओके ना, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन बोला यदि दो वस्तुएं ए बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हो तो किसका जड़त्व ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चीज़ आपको मॉडल में भी देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ए का जड़त्व हमें दिया है कितना, 6 kg। ओके, और एक मिनट, हमें ए का जड़त्व दिया है कितना, 6 kg, ठीक है, और बी का जड़त्व हमें दिया है कितना, 34 kg। तो हमने जाना कि जो रेलगाड़ी, कार, बस वगैरह में हो रहा था तो इसमें सबसे ज़्यादा भारी क्या था, रेलगाड़ी, तो उसी का जड़त्व सबसे ज़्यादा था। तो इसमें भी जो है ना बी का जड़त्व ज़्यादा होगा और ए का कम होगा। तो यहाँ पर देखिए ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक है, ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट बोला बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक है, मतलब बिल्कुल हमारा ये आंसर सही होगा। ओके, अब इसका नेक्स्ट बोला यानी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में कि द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है, यानी द्रव्यमान किस संबंध से प्राप्त होता है। ओके, जैसे यहाँ पे बोला बल या त्वरण, यहाँ पे बोल सकते हैं वेग पर त्वरण होगा, या दूरी पर वेग होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे द्रव्यमान के संबंध जो मिलता है वो किससे, द्रव्यमान से, यानी कि द्रव्यमान का जो है बल और त्वरण से मिलता है। ओके, बल अपोन में त्वरण इससे मिलता है, ठीक है ना, न्यूटन बटे में त्वरण लगता है। ओके, तो इससे हमें क्या मिलता है, बल का संबंध मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट है किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है, संवेग व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर बोला द्रव्यमान गुना त्वरण द्वारा, या द्रव्यमान गुना समय द्वारा, या द्रव्यमान गुना वेग द्वारा, या द्रव्यमान गुना बल द्वारा। सो किसी भी गतिशील पिंड का संवेग जो है वो द्रव्यमान गुना वेग द्वारा प्राप्त होता है।
ओके, व्यक्त किया जाता है। और नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें बोला द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो हमने ये यहीं पे देख लिया कि द्रव्यमान और वेग जो है ये संवेग है, तो यही दोनों का गुणनफल अगर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, संवेग बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ बोला है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर बोला 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, ये आपको मॉडल में भी पूछा गया है। तो 1 न्यूटन जो है वो 1 केजी, ठीक है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीन्स हमारा ए नंबर आंसर सही होगा, ये वाला। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसका 13 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला क्या है इसमें। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है कि 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम भार जो है कितने न्यूटन के बराबर होता है, 9.8। ओके, 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, यानी कि हमारा ये आंसर सही होगा। और ये आपको मॉडल में भी पूछा गया, इसीलिए बोलते हैं कि आपको इस चैप्टर से पूरी तरह से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव देख के जाना है, क्या पता यहीं से उठा के दे दे। ओके, फिर है 14 नंबर में किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाता है। तो अगर किसी गतिशील पिंड का वेग को आधा करेंगे तो उसके संवेग में भी क्या हो जाती है, आधा हो जाता है। ठीक है, अगर पिंड की वेग को आधा करें तो उसका संवेग भी आधा हो जाता है, यानी ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु किसी वेग भी है का संवेग क्या होता है। तो इसका संवेग जो है यहाँ पे जैसे बोला एम बी स्क्वायर या एम भी स्क्वायर या हाफ एम बी स्क्वायर या एम बी। तो यहाँ पे बोला किसी एम द्रव्यमान वस्तु का वेग अगर भी है तो संवेग क्या होगा, हम जानते हैं संवेग गुणनफल होता है वेग और किसका, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान एम माने और वेग तो भी होता है, अगर दोनों का करेंगे तो एम भी हो जाएगा, मतलब कि ये आंसर हमारा सही होगा। ओके, इस यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे बोला है कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में हमेशा वृद्धि होती है, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, वो हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। मीन्स यहाँ पे बोला है कि उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है, मतलब ये हमारा आंसर सही होगा 16 का। ओके, अब इसका 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि बोला क्या है। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि न्यूटन के दूसरे गति से नियम से किसका माप प्राप्त होता है। तो न्यूटन के दूसरे गति जो है वो बल का माप कराता है, न्यूटन के दूसरे गति के नियम से ये प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिफल के संबंध क्या होता है। ठीक है, तो क्या वो हमेशा एक वस्तु पर लगे होने चाहिए या भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, या हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, या कि परिणाम जो है बराबर होना चाहिए, होना जरूरी नहीं है, या किंतु उनकी दिशा समान होना चाहिए। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिफल में ये मतलब आंसर होता है, मीन्स ये हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ओके, अब इसका 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। क्या बल का व्युत्क्रमानुपाती होगा, या बल के अनुक्रमानुपाती होगा, या बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है। तो यहाँ पर किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, मीन्स हमारा बी नंबर सही होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम कहते हैं। तो यहाँ पर बोला है प्रत्येक क्रिया के समान। ओके, प्रत्येक क्रिया के क्या होगा, समान, और विपरीत प्रतिफल मिलेगा तो वो न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर मिलता है, इस नियम को कहते हैं। ओके, अब इसका 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर बोला क्या है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा हो तो वस्तु बल की दिशा में क्या हो जाती है, बदल जाती है। इस प्रकार के उत्पन्न त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो पर लगे बल के समानुपाती होता है, यानी इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, यानी बिल्कुल ए नंबर आंसर सही होगा।
अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 22 नंबर में बोला क्या है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे बोला है कि 30 न्यूटन कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है कि 30 न्यूटन यानी न्यूटन पर केजी है ना, तो इसका हमें त्वरण निकालना है। ओके, तो त्वरण क्या होगा, तो 5 जगह 30 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यानी डी नंबर बिल्कुल हमारा सही होगा। ओके, अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका 32 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला क्या है कि 2 केजी द्रव्यमान वाला वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितनी बार कितनी ये की आवश्यकता होती है, कितने न्यूटन यानी कितने बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर 2 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु को किससे निकाल दिया जाए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर बल कितने होंगे, यानी न्यूटन, बल का सा मतलब न्यूटन होता है, तो बल बराबर हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 2 केजी, ठीक है, 2 केजी इंटू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 10। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, बल इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 केजी इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन, यानी 2×5 = 10। बी नंबर आंसर सही होगा हमारा, कौन सा, बी नंबर। आगे बोला है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, जो रॉकेट चलती है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण या द्रव्यमान के संरक्षण या संवेग के संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो जो रॉकेट चलती है ऊपर हम लोग देखते हैं तो वो संवेग के संरक्षण पर मतलब उसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हमने यहाँ पर मतलब 24 क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से देख लिए। तो आपका इसमें एक भी चैप्टर जो है एक भी ऐसा नहीं है कि आपको आपका एग्जाम में छूटेगा, तो इसीलिए आपको वीडियो में लास्ट तक देखना था। और इस क्वेश्चन को, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी दोस्त हैं उनको ये क्वेश्चन मिल सके और वो परीक्षा के लिए जल्दी से क्या करें, एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से पूछा जाता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।